नमस्कार। आज हम सीखने और सिखाने से जुड़े दो बहुत ही दिलचस्प आइडियाज पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास दो सोर्स हैं, डे जी और डे एन। ये देखने में तो किसी प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इनमें जो बातें हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो मतलब कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद दो बड़े सवालों को समझना है। पहला, स्मार्ट होने का असली मतलब क्या है, और दूसरा, हम किसी भी चीज को सिर्फ रटने से लेकर उसमें महारत हासिल करने तक का सफर कैसे तय करते हैं। बहुत अच्छे सवाल है। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन और एक कमाल के डांसर में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? ये तो क्लासिक सवाल है। सालों तक जवाब एक ही था, मैथमेटिशियन। बिल्कुल, लेकिन फिर हार्वर्ड गार्डनर आए और उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए, शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। हाँ, उन्होंने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। तो 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है जिसे आप किसी आईक्यू टेस्ट से नाप सकें। हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो कई अलग अलग एक दूसरे से आजाद क्षमताओं का एक गुलदस्ता है। मतलब ये बिल्कुल मुमकिन है कि कोई हिसाब किताब में कच्चा हो लेकिन सुरों का पक्का उस्ताद हो। और ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। बहुत बड़ी। सोचिए, तब तक पूरी दुनिया का जोर सिर्फ दो चीजों पर था, आपकी भाषा पर पकड़ और आपकी तर्क करने की क्षमता, जो आईक्यू टेस्ट नापते थे। बिल्कुल। गार्डनर ने आके स्मार्ट होने का पूरा कैनवस ही बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिमाग एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। अच्छा। जिसमें सिर्फ एक ब्लेड नहीं बल्कि कई अलग अलग टूल्स हैं और हर टूल का अपना एक खास काम है। बिल्कुल। और हमारे सोर्स के मुताबिक एनसीईआरटी और ज्यादातर परीक्षाओं में गार्डनर की 8 तरह की बुद्धिमत्ताओं को माना जाता है। जी। तो चलिए इन टूल्स को एक एक करके देखते हैं। पहला है भाषाई, लिंग्विस्टिक, यानी शब्दों के जादूगर, जैसे कोई कवि, लेखक या एक अच्छा वकील। हाँ। दूसरा है तार्किक, गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल, ये तो नाम से ही साफ है। वैज्ञानिक, अकाउंटेंट। हमारे सोर्स में आइंस्टाइन का उदाहरण दिया है जो इसके सबसे बड़े चेहरे हैं। फिर है स्थानिक, स्पेशल। हाँ। ये वो लोग हैं जो दुनिया को 3D में सोचते हैं। आर्किटेक्ट, पायलट, मूर्तिकार। ये दिमाग में ही नक्शे और डिजाइन बना लेते हैं। और कुछ तो बहुत ही दिलचस्प हैं। हाँ, जैसे शारीरिक गुरुत्व, बॉडीली काइनेस्थेटिक। हाँ, ये सिर्फ एथलीट्स और डांसर्स में नहीं होती बल्कि सर्जन्स में भी होती है। अच्छा, सर्जन्स में सोचिए, एक सर्जन के हाथों की स्थिरता और सटीकता, वो भी एक तरह के इंटेलिजेंस ही है। फाइन मोटर स्किल्स। वाह। फिर संगीतात्मक है, म्यूजिकल, जो संगीतकार और गायक में होती है। और एक है प्राकृतिक, नेचुरलिस्टिक, जो किसानों या जीव विज्ञानियों में होती है, जिन्हें प्रकृति की गहरी समझ होती है। और अब आते हैं उन आखिरी दो पर, जिनमें सच कहूं तो मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। मैं जानता हूं कौन से। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, और अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। और आप अकेली नहीं हैं, ज्यादातर लोगों को यही मुश्किल होती है। लेकिन हमारे सोर्स में इसे याद रखने का एक कमाल का तरीका दिया है। बताइए। इंटरपर्सनल को इंटरनेशनल की तरह सोचिए। इंटरनेशनल, देशों के बीच। बिल्कुल। जैसे इंटरनेशनल का मतलब होता है दो या ज्यादा देशों के बीच, वैसे ही इंटरपर्सनल का मतलब है दो या ज्यादा लोगों के बीच। दूसरों को समझने की क्षमता। हाँ, उनसे जुड़ने और उन्हें प्रभावित करने की क्षमता, जैसे एक अच्छा नेता, टीचर या सेल्स पर्सन। समझ गई। और इंट्रापर्सनल को इंट्रावेनस की तरह देखिए। इंट्रावेनस, जैसे इंजेक्शन। हाँ, जैसे इंजेक्शन नसों के अंदर जाता है, वैसे ही ये इंटेलिजेंस खुद के अंदर झांकने की क्षमता है। खुद को समझना, अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना। ये दार्शनिकों और साधुओं में पाई जाती है। ये एनालॉजी तो कमाल की है, इंटरनेशनल और इंट्रावीनस। अब ये कभी नहीं भूलेगा, है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को बाहर से पहचानना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो पूरी तरह से अंदरूनी है। बिल्कुल, ये आत्मज्ञान है, सेल्फ अवेयरनेस। तो कुल मिलाकर गार्डनर का सिद्धांत शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है। क्या संदेश? यही कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो वो 30 अलग अलग तरह के दिमाग हैं। आप सबको एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। मतलब सिर्फ लेक्चर देकर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छे टीचर को एक ही कॉन्सेप्ट को कई तरीकों से पेश करना होगा। हाँ। मान लीजिए वो पानी के चक्र
यानी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा रही हैं, तो वो एक कविता सुना सकती हैं, भाषाई बुद्धि के लिए, एक चार्ट बनवा सकती हैं, स्थानिक बुद्धि के लिए, बच्चों को बाहर ले जाकर प्रकृति को महसूस करा सकती हैं, प्राकृतिक बुद्धि। और शायद पानी के चक्र पर एक छोटा सा नाटक भी करवा सकती हैं, शारीरिक गुरुत्व के लिए। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच? कई मनोवैज्ञानिक गार्डनर के सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं। हमारे सोर्स में 2 मुख्य आलोचनाओं का जिक्र है। अच्छा, मतलब सब लोग इसे नहीं मानते? क्या वजह है? पहली और सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये अनुभवजन्य रूप से मान्य नहीं है, नॉट एम्पिरिकली वैलिड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब है कि आप इसे आईक्यू की तरह किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, इसे नंबरों में नहीं नाप सकते, ये बहुत सब्जेक्टिव है। और दूसरी आलोचना ये है कि आलोचक कहते हैं कि ये 8 अलग-अलग बुद्धिमत्ताएं नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ प्रतिभाएं हैं। टैलेंट्स या शौक। हाँ, वो कहते हैं कि अच्छा डांस करना एक टैलेंट है, एक अलग तरह की इंटेलिजेंस नहीं। ये एक मजबूत तर्क लगता है। एक प्रतिभा और बुद्धि के बीच की लाइन कहाँ खींची जाए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। और ये सवाल हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले आता है। अच्छा, कैसे? अगर गार्डनर हमें ये बताते हैं कि हमारे पास ये अलग-अलग तरह की मानसिक क्षमताएं हैं, तो बेंजामिन ब्लूम हमें ये समझाते हैं कि हम उन क्षमताओं को साधारण जानकारी से लेकर असली महारत तक कैसे ले जाते हैं। मतलब ये किसी भी हुनर को सीखने की एक सीढ़ी की तरह है। बिल्कुल। जिसका जिक्र हमारे दूसरे सोर्स डे इन में है। अच्छा, तो गार्डनर ने बताया क्या और ब्लूम बताएंगे कैसे? दिलचस्प है। तो ब्लूम की ये सीढ़ी कैसी है? ब्लूम ने सीखने को 3 मुख्य डोमेन या क्षेत्रों में बांटा। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है सिर, दिल और हाथ। सिर, दिल और हाथ। हाँ। पहला संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन, ये है सिर का काम। इसमें सोचना, जानना, समझना यानी सारे दिमागी कौशल आते हैं। और हमारे सोर्स के हिसाब से परीक्षाओं के लिए यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा है भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन। ये दिल का क्षेत्र है, हमारी भावनाएं, हमारे मूल्य, हमारा नजरिया। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, और ये है हाथ का डोमेन, यानी शारीरिक कौशल, जैसे साइकिल चलाना या टाइपिंग करना। हाँ, या कोई वाद्य यंत्र बजाना। तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, मतलब सिर वाला हिस्सा, सोर्स कहता है कि इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ था। ये हाँ, 2001 में। 1956 के ओरिजिनल वर्जन और 2001 के नए वर्जन में कुछ फर्क है। क्या ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर था या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये सोच में एक बुनियादी बदलाव था। वो कैसे? पुराने वर्जन में संज्ञा मतलब नाउन्स का इस्तेमाल होता था, जैसे नॉलेज, ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन, समझ। मतलब ये सीखने को एक ऐसी चीज की तरह दिखाता था जो आपके पास है, एक स्थिर वस्तु। लेकिन 2001 के नए वर्जन में क्रियाओं यानी वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे रिमेम्बरिंग याद करना, अंडरस्टैंडिंग समझना। तो इससे क्या फर्क पड़ा? ये बदलाव सीखने को एक सक्रिय प्रक्रिया, एक एक्टिव प्रोसेस के रूप में देखता है, कुछ ऐसा जो आप करते हैं, ना कि सिर्फ रखते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा फर्क है। तो चलिए इस नई सीढ़ी पर नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। इसके स्तर क्या हैं? ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे निचले स्तर से शुरू करते हैं। ठीक है। पहला है रिमेम्बरिंग, याद करना। ये सबसे बुनियादी स्तर है, बस तथ्यों को रटना। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ये याद कर लेना। बिल्कुल। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, समझना। यहाँ आप सिर्फ रटते नहीं बल्कि मतलब समझते हैं। आप बता सकते हैं कि दिल्ली राजधानी क्यों है, उसका क्या महत्व है? एकदम सही। तीसरा है अप्लाइंग, लागू करना। इस स्तर पर आप अपनी सीखी हुई जानकारी का इस्तेमाल किसी नई स्थिति में करते हैं, जैसे गणित का फॉर्मूला याद करके और समझकर उससे एक सवाल हल करना। हाँ। चौथा है एनालाइजिंग, विश्लेषण करना। यहाँ आप जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उनके बीच के रिश्ते को समझते हैं। जैसे 2 राजनीतिक पार्टियों की नीतियों की तुलना करना। बिल्कुल, उनके फायदे और नुकसान का विश्लेषण करना। फिर 5वां स्तर है इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करना। इसमें आप अपना फैसला देते हैं। हाँ, किसी चीज की गुणवत्ता या मूल्य के बारे में, जैसे किसी फिल्म का रिव्यू लिखना या किसी बिजनेस आइडिया को आंकना कि वो चलेगा या नहीं। और सबसे ऊपर क्या है? पिरामिड का शिखर। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव हुआ था। अच्छा। पुराने वर्जन में
इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन ही सबसे ऊपर था। लेकिन 2001 में इसे एक पायदान नीचे कर दिया गया और सबसे ऊपर रखा गया क्रिएटिंग, रचना करना। क्रिएटिंग मतलब कुछ नया बनाना। हाँ, सीखे हुए सभी हिस्सों को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बनाना। एक नई कहानी लिखना, एक मशीन डिजाइन करना, एक नया बिजनेस प्लान तैयार करना। तो ब्लूम के नए मॉडल के हिसाब से कुछ नया बनाना ही सीखने का सर्वोच्च स्तर है। बिल्कुल, ये किसी चीज की आलोचना करने से भी ज्यादा मुश्किल और ऊंचा कौशल माना गया है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि असली शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ जानकारी का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि उस जानकारी से कुछ नया बनाना है। एकदम सही। और संक्षेप में दूसरे 2 डोमेन की भी बात कर लेते हैं। हाँ, भावात्मक डोमेन का क्रम है किसी चीज को ग्रहण करना, रिसीविंग, फिर उस पर प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्डिंग, फिर उसे महत्व देना। वैल्यूइंग। और साइकोमोटर हाथ वाला। साइकोमोटर डोमेन यानी शारीरिक कौशल का सफर नकल करने से शुरू होता है, इमिटेशन, और उसका उच्चतम स्तर है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन। सोर्स में इसका एक शानदार उदाहरण है, बिना पैडल देखे कार चलाना। अच्छा। जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो हर चीज सोच सोच कर करते हैं, लेकिन सालों बाद ये इतना स्वाभाविक हो जाता है कि ये आपकी आदत बन जाता है। सोचना नहीं पड़ता। बिल्कुल, ज्ञान आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। हमारे सोर्स में एक टॉपर्स चीट शीट भी दी गई है। उसमें 2 बातें खास तौर पर बताई गई हैं। एक तो यही कि इवैल्यूएशन नीचे आया और क्रिएटिंग ऊपर गया। हाँ। और दूसरा है हॉट्स बनाम लॉट्स। ये क्या है? ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। ब्लूम की सीढ़ी के पहले 3 स्तर रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग लॉट्स कहलाते हैं। लॉट्स मतलब? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, निम्न स्तरीय सोच कौशल। अच्छा, और ऊपर के 3? एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ये हॉट्स कहलाते हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उच्च स्तरीय सोच कौशल। हॉट्स और लॉट्स। आजकल की शिक्षा प्रणाली का पूरा जोर बच्चों को लॉट्स से हॉट्स की तरफ ले जाने पर है। रटने से आगे बढ़कर विश्लेषण करने और कुछ नया बनाने की क्षमता विकसित करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हमने गार्डनर की अलग-अलग बुद्धियों के बारे में बात की और ब्लूम की सीखने की सीढ़ी के बारे में भी। ये दोनों बड़े विचार एक साथ कैसे काम करते हैं? ये सिर्फ 2 अलग-अलग थियरी हैं या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है? इनके बीच एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर कनेक्शन है। वो क्या है? इसे ऐसे समझिए, गार्डनर हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में सिर्फ एक नहीं बल्कि 8 अलग-अलग टूल बॉक्स हैं। टूल बॉक्स? हाँ, किसी का भाषाई टूल बॉक्स मजबूत है तो किसी का संगीतात्मक, और ब्लूम हमें उन हर टूल बॉक्स को इस्तेमाल करने का यूजर मैनुअल देते हैं। टूल बॉक्स और यूजर मैनुअल, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का। वो हमें बताते हैं कि हर टूल को सिर्फ याद करने से लेकर उससे कुछ नया बनाने तक कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हम इसे किसी असली क्लासरूम के उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक टीचर इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहा है। ठीक है। अब वो गार्डनर और ब्लूम दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। वो उस छात्र को जिसकी शारीरिक गुरुत्व यानी बॉडीली किनेस्थेटिक बुद्धि तेज है, अकबर के दरबार पर एक छोटा सा नाटक तैयार करने को कह सकता है। ये गार्डनर की इंटेलिजेंस और ब्लूम का सबसे ऊंचा स्तर है। बिल्कुल। जिस छात्र की स्थानिक बुद्धि अच्छी है वो उस दौर के नक्शों का विश्लेषण कर सकता है और पता लगा सकता है कि व्यापार के रास्ते कैसे काम करते थे। ये ब्लूम का हॉट्स वाला स्तर हो गया। सही। जिस छात्र की संगीतात्मक बुद्धि अच्छी है वो उस दौर के संगीत पर एक प्रेजेंटेशन बना सकता है। और जिसकी भाषाई बुद्धि अच्छी है वो महत्वपूर्ण तारीखों और घटनाओं की एक टाइमलाइन को याद कर सकता है और फिर उसे अपने शब्दों में समझा सकता है। मतलब एक ही टॉपिक पर क्लास का हर बच्चा अपनी खास इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ब्लूम के अलग-अलग स्तरों पर काम कर सकता है। हाँ, और इससे सीखना सबके लिए ज्यादा मजेदार और असरदार हो जाएगा। कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटता। बिल्कुल। आप हर किसी को उसकी ताकत के हिसाब से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो आज की चर्चा का सार ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षकों के लिए 2 नए टूल आ गए हैं। ये हमारे सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। गार्डनर हमें बताते हैं कि स्मार्ट होने के कई रास्ते हैं और हमें खुद को या दूसरों को किसी एक पैमाने पर नहीं आंकना चाहिए। सही बात है। और ब्लूम हमें किसी भी चीज को सीखने का एक रोड मैप देते हैं जो हमें रटने की मजबूरी से निकालकर कुछ नया रचने की आजादी तक ले जाता है। तो ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, ये जिंदगी में कुछ भी सीखने का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही का। और मैं यहाँ एक आखिरी सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। जी। आज हमने सीखने के क्या,
गार्डनर और कैसे ब्लूम के बारे में बात की। जी। ये सब सिद्धांत के तौर पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शिक्षण के अभ्यास के बारे में बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक टीचर जिसकी क्लास में 40 या 50 बच्चे हैं, वो इन जटिल आइडियाज को असलियत में लागू कैसे करे? हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे सोर्स में माइक्रो टीचिंग जैसे विषयों का भी जिक्र है, जो शायद इसी दिशा में एक संकेत है। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद इन बड़े-बड़े सिद्धांतों को समझने जितना ही जरूरी पढ़ाने के काम को छोटे-छोटे मैनेजेबल स्किल्स में तोड़ना भी है, ताकि एक टीचर उन्हें सच में अपनी क्लास में इस्तेमाल कर पाए। सिद्धांत और व्यवहार के बीच का पुल कैसे बनाया जाए? शायद अगली गहरी चर्चा का विषय यही हो सकता है।